नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्याज के नवप्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्विस अर्थशास्त्री नटविक्सेल, एरिक लिंडल, बर्टीन ओहलीन, गुन्नार मिडल तथा अंग्रेज अर्थशास्त्री जैकब विनर एवं रॉबर्टसन हैं। यह सिद्धांत ब्याज की दर को निर्धारित करते समय मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय, मुद्रा का अपसंचय तथा बैंक साख के साथ साथ वास्तविक तत्वों जैसे प्रतीक्षा, उत्पादकता, बचत आदि को भी ध्यान में रखता है। अतः यह सिद्धांत ब्याज की दर के निर्धारण में मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के तत्वों को ध्यान में रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोष की मांग तथा उसकी पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य कोष की मांग। ऋण योग्य कोष की मांग मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 क्षेत्रों द्वारा की जाती है। पहला है विनियोग। विनियोग के लिए मांग ऋण योग्य कोष की मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यावसायिक फर्म विनियोग के लिए ऋण योग्य कोष की मांग करती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर कम होने पर विनियोग के लिए मांग अधिक होगी। इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर विनियोग के लिए मांग कम हो जाएगी। और ये विनियोग के लिए मांग इसलिए की जाती है क्योंकि जो पूंजी है उसमें उत्पादकता होती है। इस उत्पादकता की वजह से ही विनियोग के लिए मांग की जाती है। ये हम प्रतिष्ठित सिद्धांत में जान चुके हैं। ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें हमने ये बात जान ली थी। अगला है उपभोग, जिसके लिए ऋण योग्य कोष की मांग की जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा ऋण की मांग टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कार, स्कूटर, टीवी आदि को खरीदने के लिए की जाती है। विशेष रूप से जब उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय से अधिक मात्रा में व्यय करने का, खर्च करने का निश्चय करते हैं तो उनके द्वारा उधार देय कोषों की मांग की जाती है, यानी कि वो ऋण लेते हैं। तीसरा है संचय। ऋण योग्य कोष की मांग उन व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है जो मुद्रा का नकद रूप से संचय करना चाहते हैं। यदि ब्याज दर कम होगी तो संचय के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी, यानी कि लोग अपनी जेब में या अपने घरों में नकद मुद्रा रखेंगे अधिक से अधिक अगर ब्याज दर कम होगी। इसके विपरीत अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो संचय के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, यानी कि लोग घरों में नकद मुद्रा कम रखेंगे, बैंकों में या फिर उधार दे देंगे उसको, तो बैंकों में रखेंगे और फिर बैंक उसको उधार में दे देगा या खुद ही किसी को उधार वो देंगे। ऋण योग्य कोष की मांग में 3 चीज़ें शामिल हो गई: विनियोग, उपभोग और संचय। विनियोग को हम यहाँ पर I से, उपभोग को C से और संचय को H से प्रदर्शित करेंगे। इन तीनों मांगों को जोड़कर ऋण योग्य कोष की मांग ज्ञात की जा सकती है। उपयुक्त सभी उद्देश्यों में मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। ये जो हमने तीनों पढ़ी हैं इनमें क्या है कि मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है। अतः ऋण योग्य कोष का मांग वक्र जो होगा वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होगा। अब बात करते हैं ऋण योग्य कोष की पूर्ति की। ऋण योग्य कोष की पूर्ति निम्नलिखित 4 स्रोतों से की जाती है। पहला है बचत। बचतें उधार देय कोषों, यानी कि ऋण योग्य कोषों के पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ब्याज की दर तथा बचत की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात ऊंची ब्याज की दर पर अधिक बचत और कम ब्याज दर पर कम बचत की जाती है। दूसरा स्रोत है ऋण योग्य कोष की पूर्ति का बैंक साख। ऋण योग्य कोष की पूर्ति का दूसरा साधन बैंक साख है। ब्याज की एक न्यूनतम दर से बैंक साख ब्याज सापेक्ष होती है, अर्थात बैंक ब्याज की ऊंची दर पर अधिक धन तथा ब्याज की नीची दर पर कम धन उधार देते हैं। अपसंग्रह। तीसरा जो स्रोत है ऋण योग्य कोष की पूर्ति का वह है अपसंग्रह।
भूतकाल में संचित धन का जब लोग वर्तमान में अपसंचय या विनियोग करने लगते हैं तो इससे भी उधार देय कोषों की पूर्ति बढ़ जाती है। लोग ब्याज की ऊंची दर पर अधिक धन अपसंचय तथा ब्याज की नीची दर पर कम धन अपसंचय करते हैं। ये संचय का उल्टा है, यानी कि लोग खर्च करते हैं अपनी पुरानी बचतों को, तो इसको बोलेंगे हम अपसंग्रह या अपसंचय। अविनियोग, चौथा जो स्रोत है वो है अविनियोग। ऋण योग्य कोष की पूर्ति का चौथा साधन अविनियोग है। अविनियोग से अभिप्राय है कि मशीनों के घिसने पर उसका प्रतिस्थापन न किया जाए। इस प्रकार एक फर्म के द्वारा जो धनराशि प्रतिवर्ष घिसावट कोष में डालने के लिए सुरक्षित रखी जाती है उसे ऋण के रूप में दे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने नई मशीन खरीदी नहीं है। तो जो कोष में इकट्ठा होगा घिसावट कोष में, उसको ऋण में दे दिया जाएगा, ऋण के रूप में दे दिया जाएगा। इस प्रकार ब्याज की दर बढ़ने से अविनियोग बढ़ता है, यानी कि ये जो राशि रखी गई है इसको अधिक से अधिक कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये उधार पर दे दी जाए, तथा ब्याज की दर कम होने पर अविनियोग कम हो जाता है। ऋण योग्य कोष की पूर्ति में शामिल होते हैं बचत, बैंक साख, अपसंग्रह या अपसंचय और अविनियोग। बचत को यहाँ पर एस से, बैंक साख को BM से, अपसंग्रह को DH से और अविनियोग को DI से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। बचत, बैंक साख, अपसंग्रह तथा अविनियोग का योग करके ऋण योग्य कोष की पूर्ति ज्ञात की जा सकती है। इन सभी स्रोतों और ब्याज दर के बीच सीधा या धनात्मक संबंध होता है, इसलिए ऋण योग्य कोष की जो पूर्ति वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होगा। ब्याज की दर का निर्धारण। ऋण योग्य कोष सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर यानी कि R मुख्यतः विनियोग, बचत, बैंक साख तथा तरलता पसंदगी अर्थात मुद्रा संचय की इच्छा पर निर्भर करती है। सूत्र रूप में यानी कि जो ब्याज की दर है वो ISBL का फलन है, यानी कि विनियोग, बचत, बैंक साख और तरलता पसंदगी का ये फलन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां ऋण योग्य कोष की मांग तथा उसकी पूर्ति परस्पर बराबर हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे वाले जो तीन वक्र हैं CHI, ये तीनों ही ऋण योग्य कोष की मांग को दर्शाते हैं, जिनमें उपभोग है, संचय है और विनियोग है। इसी प्रकार से जो नीले वाले वक्र हैं वो ऋण योग्य कोष की पूर्ति को दर्शाते हैं SB, DH और DI, यानी कि बचत, बैंक साख, अपसंचय और अविनियोग। तो इन दोनों को मिलाकर के यानी कि जो नीले वाले वक्र हैं जो SB, DH और DI है, इन सब का योग करके हमने S वक्र प्राप्त किया है और इसी प्रकार से CHI इनको जोड़ करके हमने D वक्र प्राप्त किया है। D वक्र ऋण योग्य कोषों की कुल मांग को दर्शाता है और जो S वक्र है वो ऋण योग्य कोषों की पूर्ति को दर्शाता है, कुल पूर्ति क्या है। ये दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ऋण योग्य कोषों की मांग और पूर्ति E बिंदु पर बराबर होती है। इसलिए ब्याज की जो दर होगी वो OR निर्धारित होगी। ये व्याख्या है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या हैं। अनिर्धारणीय। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोषों द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य कोष आय पर निर्भर करते हैं और आय निवेश स्तर पर निर्भर करती है। निवेश का स्तर ब्याज की दर पर निर्भर करता है, इसलिए जब आय का पता नहीं होगा हम ब्याज की दर का अनुमान नहीं लगा सकते तथा बिना ब्याज की दर का पता लगाए आय का अनुमान नहीं लगा सकते। इस प्रकार से ये एक क्या है, चक्राकार एक पथ में फंस जाता है। बिना ब्याज दर के हम आय का अनुमान नहीं लगा सकते और आय के अनुमान के बिना
हम ब्याज दर का अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये इसलिए अनिर्धारणीय हो जाता है, यानी कि इस सिद्धांत से ब्याज की दर का निर्धारण नहीं हो सकता। आय पर निवेश के प्रभाव की उपेक्षा। यह सिद्धांत आय पर निवेश के प्रभाव की उपेक्षा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऊंची ब्याज की दर पर लोग अधिक बचत करेंगे, परंतु यह सदैव सही नहीं होता। ऊंची ब्याज की दर के कारण निवेश कम होता है, निवेश कम होने के कारण आय कम होती है, आय कम होने के कारण बचत कम होती है। तो ये भी एक आलोचना है इसकी। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। वास्तव में न्यून रोजगार की स्थिति रहती है, यानी कि पूर्ण रोजगार से कम स्तर वास्तव में अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है। चौथी जो आलोचना है वह है विसंगत तत्वों का मिश्रण। यह सिद्धांत कई तत्वों जैसे वास्तविक तथा मौद्रिक तत्वों को एक साथ मिलाकर ब्याज के निर्धारण का अध्ययन करता है। ये तत्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, इसलिए ब्याज के निर्धारण से इनके प्रभावों का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें इन सभी तत्वों को जोड़ दिया गया है एक साथ। तो ये भी एक गलत बात है, एक अनुचित क्रिया है कि आप विसंगत तत्वों को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो ये इसकी आलोचनाएं थी ब्याज के नवप्रतिष्ठित सिद्धांत की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।